तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हम 4 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, 2 तो हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल देखे थे और 2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखे थे। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। याद रखना हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स और हमारा चैप्टर का नाम चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसका हम क्वेश्चन नंबर 8.3 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज 8.3 और उससे आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। What physical quantity is the same for X-ray of wavelength 10 to the power minus 10 meter and red light of wavelength 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। देखो हमारे पास तीन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है, तीनों की वेवलेंथ अलग अलग दे रखी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि तीनों के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहने वाली है। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा था तो आपको याद होगा जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, ऑल मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे सिर्फ उनके लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। देखो उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो सीधी सी बात है, देखो उनकी वेवलेंथ अलग अलग है ना, सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है। तीन वेव दे रखी हमारे पास, तीनों की वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको अगर याद होगा तो C इक्वल टू क्या निकल के आता है, म्यू इंटू लैम्डा निकल के आता है। अब जब वेवलेंथ डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी उनके लिए, डिफरेंट निकल के आएगी। लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट C है ना, वो तीनों वेव के लिए सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितनी भी वेव आती हैं, उस रीजन में जितनी वेव आती हैं, कौन कौन सी वेव हमने जनरली पढ़ी है, गामा वेव हमने देखी थी, हमने वहाँ पे एक्स रे देखी, हमने वहाँ पे अल्ट्रावायलेट वेव देखी, विजिबल लाइट देखी, हमने वहाँ पे और क्या देखी थी, थर्मल वेव्स देखी थी, और हमने रेडियो वेव्स देखी, माइक्रोवेव्स देखी। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ी हैं, जितनी भी हमने देखी हैं, उन सब के लिए C की वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ जो लाइट है या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सेम रहती है, और वो किसके बराबर रहती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो आपको याद रखना है स्पीड ऑफ EM वेव फॉर ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो गामा वेव हो, और चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो अदर कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सबके लिए स्पीड ऑफ EM वेव कितनी रहती है, इज इक्वल एंड विच इज इक्वल टू आप अच्छे जानते हैं, एंड विच इज इक्वल टू C, और C क्या होता है आप इसको भी जानते हैं, C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, सारी वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8.4 करते हैं। 8.4 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन द वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। हमारे पास जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो जेड डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। What can you say about the direction of its electric and magnetic field vector? आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो पहले तो इसको समझने के लिए मैं आपको जनरली एक चित्र बना के दिखाता हूं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले हम 3 एक्सिस बनाते हैं इस तरीके से। मान लो हमारे पास ये वाली Y एक्सिस है, और ये वाली X एक्सिस है, और ये वाली Z एक्सिस है। तो आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है ना, उस क्वेश्चन में क्या बोला, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो Z एक्सिस में इस तरफ को मूवमेंट कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसका जो डायरेक्शन है वो Z एक्सिस में है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? तो सीधी सी बात है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड X डायरेक्शन में होगा, और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, Y डायरेक्शन में हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड X एक्सिस में होगा और मैग्नेटिक फील्ड Y एक्सिस में होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं देखो कि मैग्नेटिक फील्ड X एक्सिस में भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड Y एक्सिस में भी हो सकता है, बट क्या है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो डायरेक्टेड होती है, जो उसकी डायरेक्शन होती है, वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो B एंड E आर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगी। तो आपको याद रखना है, आप ऐसे लिख सकते हैं, E जो है वो X एक्सिस में होगा या फिर Y एक्सिस में। अगर E जो है, अगर आपके पास जो है, क्या बोला मैंने, E जो है वो X एक्सिस में, मान लो E का डायरेक्शन X एक्सिस की तरफ है, तो B का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, Y एक्सिस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अगर तुम्हारे पास E जो है वो Y एक्सिस में दे रखा है आपके पास, तो जो B होगा ना वो आपके पास X एक्सिस में निकल के आ जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहाँ को होंगे, ये मैंने आपको उनकी डायरेक्शन बता दी है। आगे क्वेश्चन क्या पूछता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज 30 मेगाहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी को हम F से या फिर म्यू से यहां से डिनोट कर रहे हैं जनरली, तो म्यू की वैल्यू देखिए 30 मेगाहर्ट्ज। तो मेगाहर्ट्ज को आप पहले हर्ट्ज में चेंज कर दो, कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, इस तरीके से। व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, हमें यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको अगर याद होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मल्टीप्लाई वेवलेंथ ऑफ लाइट।
तो आपको यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी है, तो आप कर देंगे c अपॉन म्यू, और c की वैल्यू आप पुट कर दो 3 इंटू 10⁸, और म्यू की वैल्यू पुट कर दो 30 इंटू 10⁶, और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, और ये 3 हो गया, ये 10⁻1 है यहाँ पे, तो ये 10⁻6 तो यहाँ पे है ही, अब ये 10⁻7 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर यहाँ से 10⁻1 निकल के आई है। इस 3 से 3 कट गया, तो आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आई देखो कितनी आई, 10 निकल के आ गई जनरली, क्योंकि 10⁻7 से 10⁸ कटेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा 10, और 10 क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है लैम्डा जो है वेवलेंथ है वो एक लेंथ ही है, इसलिए उसका जो यूनिट है वो मीटर ही होगा। तो इस तरीके से आपके पास जो एक क्वेश्चन है ना 8.4 ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो हमारे पास है 8.5 न्यूमेरिकल देखते हैं। अ रेडियो वेव कैन ट्यून इन टू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। हमारे पास जो है दो स्टेशन के बीच में रेडियो वेव ट्रैवल कर रही है, और एक स्टेशन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7.5 मेगाहर्ट्ज, दूसरे स्टेशन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12 मेगाहर्ट्ज। हमें क्या करना है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, हमें इनका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालना है, कितना कितना इनका वेवलेंथ होगा। तो बहुत ईजी ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हमारा फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, जिसको म्यू फर्स्ट से भी डिनोट कर सकते हैं, 7.5 मेगाहर्ट्ज है, या फिर हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। इसी तरीके से आप दूसरे स्टेशन की फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, जिसको F2 भी बोल सकते हैं या म्यू2 भी बोल सकते हैं, वो हमारे पास देखिए 12 मेगाहर्ट्ज, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको हर्ट्ज में चेंज कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें सारे जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है सबको हमें क्या करना होता है, ऐसा सिस्टम में चेंज करना होता है, तब जाके हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला केस लेंगे, और अगर आपको याद होगा C बराबर होता है आपके पास म्यू इंटू लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे C बराबर पहले फर्स्ट वाले स्टेशन के लेना है, तो म्यू1 हो जाएगा, लैम्डा 1 हो जाएगा। तो आपको म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू1 तो दे रखा है, आपको लैम्डा 1 कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा L बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्डा 1 बराबर क्या हो जाएगा, C अपॉन म्यू1, ठीक है ना। तो आपको C की वैल्यू रख देनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन म्यू फर्स्ट दे रखा है 7.5 इंटू 10⁶, 7.5 इंटू 10⁶। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, देखो इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, वो नीचे का पॉइंट हट जाएगा। अब बाकी सारी चीजें वैसे लिख दो, 10⁸ और 10�6 नीचे की तरफ है, तो ऊपर जाके तो 10⁻6 होना है, इसमें सीधी सी बात है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर दो, 3 1 3 0, और 3 2 6, और 3 5 15, और 5 2 10, 5 5 15, तो ये हो गया 2/5, और 2/5 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 8 - 6 यानी कि 2। तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास लैम्डा 1 बराबर 0.4 इंटू 10⁻2, या फिर लैम्डा 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 40 मीटर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपको लैम्डा 2 भी कैलकुलेट करना है, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, लैम्डा 2 भी आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। लैम्डा 2 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, C इक्वल टू म्यू2 और लैम्डा 2, आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, जरूर ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है, इसी फॉर्मूले आप C की वैल्यू यही रखेंगे और म्यू2 की वैल्यू आप ये रख देंगे, और आपके पास लैम्डा 2 भी निकल के आ जाएगा। लैम्डा इज अ वेवलेंथ, इसलिए उसकी जो यूनिट होगी वो मीटर में निकल के आएगी। तो इस तरीके से आपके पास क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 8.5 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.6। तो 8.6 वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, क्या है। अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक चार्ज पार्टिकल है, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁹ हर्ट्ज। तो जो भी आपके पास गिवन होता है ना, सबसे पहले आप उसको लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को F से म्यू से किसी भी आप नोट कर सकते हैं 10⁹ हर्ट्ज करके। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EM वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। अब देखो, जब उसने पहले बोला चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी इतनी है 10⁹ हर्ट्ज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे प्रोड्यूस हो रही है, चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेट होने से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो सेम होगी, तो आप लिख देंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी सेम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव will be same for किसके सेम है, देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव विल बी सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो सिमिलर उतनी ही निकल के आ जाएगी जितनी आपके पास दे रखी है। आप लिख देंगे F बराबर 10⁹ हर्ट्ज। इस तरीके से आपके पास फ्रीक्वेंसी निकल के आ चुकी है। तो ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चार्ज के ऑसिलेशन होने से चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, और ऑसिलेट करने से वहां पे एक EM वेव जनरेट हो रही। तो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है इतनी फ्रीक्वेंसी से 10⁹ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, तो सीधी सी बात है जो वेव जनरेट होगी वहां पे, वो भी क्या करेगी, इसी फ्रीक्वेंसी से क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, या जो वेव निकलेगी वो इसी फ्रीक्वेंसी से आउट होगी बाय द ऑसिलेटर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8.6। इसी तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन भी देना है।